जैसे ही हुकुम रानी सा अपना सारा गुस्सा मीनाक्षी ठाकुर पर निकालने ही वाली थी, अध्यांश ने हालात को संभालने के लिए हुकुम शाह की ओर देखा और इशारा कर उन्हें संभालने के लिए कहा। अपनी संतान की हकीकत जानकर हुकुम शाह भी टूट चुके थे, परंतु एक पिता होने के नाते वह अपनी भावनाओं को आंसुओं का सहारा लेकर व्यक्त नहीं कर सकते थे। हुकुम शाह को भी तकलीफ तो हुई थी सच जानकर, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को अपने हृदय में ही दबा लिया और अपने आंसुओं को भी रोक लिया। कठोर दिल से हुकुम शाह हुकुम रानी शाह के पास आए और सबके सामने उन्हें अपने बाहों में भर लिया। हुकुम रानी शाह अपनी संतान के बारे में जानकर इतनी जोर से रोई थी कि अब उनके मुंह से शब्द भी मुश्किल से निकल रहे थे। उनकी सिसकियां सभी को सुनाई दे रही थी। सभी उनके दुख को महसूस कर रहे थे। 5 अपराधियों को छोड़कर बाकी सभी की आंखों में आंसू थे। अध्यांश को छोड़कर हुकुम शाह, हमारी बेटी कहाँ होगी, कैसे जीवन जी रही होगी वो, उसने कितनी तकलीफें सही होगी। हुकुम रानी शाह ने हुकुम शाह के बाहों में समाते ही टूटी फूटी आवाज में अपनी बेटी की चिंता जताई। हुकुम रानी शाह को शांत करने के लिए हुकुम शाह ने प्रेम से उन्हें समझाया। हुकुम रानी शाह, राजा साहब पर भरोसा रखिए, उन्होंने हमें इतनी बड़ी सच्चाई बताई है तो उन्होंने हमारी बेटी को भी ढूंढ ही लिया होगा। और जहाँ तक हमारी राजकुमारी द्वारा अब तक झेली गई तकलीफों का सवाल है, तो जितना सहना था वह सब उसने सह लिया है, लेकिन अब हमारी राजकुमारी को उसके बाबा शाह कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पिछले 28 वर्षों में उसे जो दुख मिले हैं उन सब की कमी उसके बाबा शाह उसके आगे का जीवन खुशियों से भरकर पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आंसू बहाना बंद कीजिए। क्या आप अपनी राजकुमारी का स्वागत ऐसे आंसुओं के साथ करेंगी? अपनी राजकुमारी के स्वागत की बात आते ही हुकुम रानी शाह ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और उत्साह में हुकुम शाह से कहा, आपकी बात सही है हुकुम शाह, अब हम अपनी राजकुमारी को हमेशा अपने पास ही रखेंगे। अब हम उसे कभी कहीं नहीं जाने देंगे। हुकुम रानी शाह थोड़ी शांत हुई तो हुकुम शाह उन्हें लेकर उनकी जगह पर आए और उन्हें बैठाकर स्वयं भी बैठे ताकि राज दरबार की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। परंतु अपनी जगह पर बैठने के बाद भी हुकुम शाह ने अध्ययन से सवाल किया, तो फिर हमारी राजकुमारी कहाँ है राजा साहब? अपराधी से यह भी पूछे कि उसने हमारी राजकुमारी को किसे सौंपा था, वो तो रैना कपल ही बताएंगे ना, क्योंकि वे दोनों भी तो इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार है। हुकुम शाह के सवाल पर अध्यांश ने शमशेर की ओर देखते हुए जवाब दिया। अध्यांश का इशारा किस ओर था यह शमशेर को अच्छी तरह से पता था और इसलिए उसने तुरंत ही रैना कपल को अध्यांश के सामने खड़ा कर दिया। अध्यांश के सवाल का जवाब रैना कपल भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन अध्यांश का डर उनके मन में इस कदर बैठ गया था कि कुछ भी बताने के लिए उनका मुंह ही नहीं खुला। हालांकि अध्यांश को खुद भी उस सवाल का जवाब पता था, लेकिन वह मिस्टर और मिसेज रैना के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन कई बार पूछने पर भी जब मिस्टर और मिसेज रैना में से किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आखिरकार अध्यांश ने ही सभी को सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन सच्चाई बताने से पहले उसने अस्वी को समझाते हुए धीरे से कहा, जान, अब जो कुछ भी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बस मुझ पर भरोसा रखना और कुछ मत सोचना। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी ने भरोसे के साथ सहमति जताई। अस्वी को समझाकर अध्यांश ने गहरी सांस ली और फिर जो सच उसे मालूम था उसे बताना शुरू किया। जिस समय हुकुम रानी शाह ने बेटी को जन्म दिया उस समय मिस्टर रैना की पोस्टिंग भी राजस्थान में ही थी। वह एक IAS अधिकारी थे, इसलिए उनकी नौकरी की जगह बदलती रहती थी। उस साल मिस्टर रैना राजस्थान के सिरोही जिले के कलेक्टर थे। मिसेज रैना की दोस्ती उसी समय मिसेज ठाकुर के साथ हुई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। खासकर जब दोनों एक साथ ही गर्भवती हुई तो दोनों ने तय कर लिया था कि अगर किसी एक को बेटा हुआ और दूसरे को बेटी तो वे दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे और अपनी संतान के विवाह एक दूसरे के बच्चों से कराएंगे। मिसेज रैना और मिसेज ठाकुर के गर्भ अवस्था के 9 महीने हंसी खुशी से बीते। जैसे दोनों को एक साथ ही पता चला था कि वे माँ बनने वाली है, उसी तरह दोनों को प्रसव पीड़ा भी लगभग साथ ही शुरू हुई थी। लेकिन उस समय वे दोनों मिसेज ठाकुर के मायके यानी उदयपुर में थी। मिसेज ठाकुर अपने साथ मिसेज रैना को भी उदयपुर लाई थी।
क्योंकि मिसेज रैना की देखभाल करने वाला उनके पास कोई नहीं था। दोनों सहेलियों को साथ ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मिसेज रैना ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। उन्हें इस तरह दुखी देखकर मिसेज ठाकुर ने अपने प्लान के अनुसार हुकुम रानी सा की जो नवजात बेटी थी उसे चुरा लिया और वही बेटी मिसेज रैना को दे दी। लेकिन वह बच्ची मिसेज रैना को देने से पहले मिसेज ठाकुर ने बहुत भावनात्मक होकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया, ताकि मिसेज रैना यह सच्चाई किसी को भी न बताए। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मिस्टर रैना की पोस्टिंग भी राजस्थान से दूर करवा दी, ताकि उनका अपराध छिपा रहे। अध्यांश ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की। हालांकि अभी भी किसी को नहीं पता था कि मिस्टर और मिसेज रैना ने उस बच्ची के साथ क्या किया और वह बच्ची अब कहाँ है। हुकुम रानी सा तो अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसे जानकर उस सदमे को सहन नहीं कर सकी और वही बेहोश होकर गिर पड़ी। हुकुम रानी सा को बेहोश देख सभी की जान हलक में अटक गई। दैविक और अथर्व ने मिलकर हुकुम रानी सा को उठाया और कमरे में ले गए। बाकी सभी भी उनके पीछे पीछे चले गए। न्याल वहीं मौजूद था, इसलिए डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पांचों अपराधियों के लिए शमशेर और उदय वहीं रुक गए। बाकी सभी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अस्वी को अध्यांश की बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई और उसने सवालिया नज़रों से अध्यांश की ओर देखा। लेकिन अध्यांश को पहले से ही सब पता था, इसलिए उसने भी अस्वी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बहुत प्यार से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ जान। अध्यांश की हाँ सुनते ही अस्वी के संभाल कर रखे हुए आंसू बह निकले, लेकिन अस्वी के कुछ सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे, इसलिए खुद को संभालते हुए उसने अध्यांश से सवाल किए, तो क्या मेरा बचपन सिर्फ इसलिए एक बूढ़े सपने जैसा भी था क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी? बस इसी वजह से मेरे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार किया जाता था कि मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं था, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया था। और अगर उन्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो उन्होंने मुझे अनाथालय में क्यों नहीं दे दिया? अध्यांश, आपको पता है सारे बच्चे अपना बचपन खेलते हुए बिताते थे और मुझे स्कूल से आने के बाद सीधे रसोई में जाना पड़ता था, पूरे घर का काम करना पड़ता था। रोना आए तो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था मेरे पास। अध्यांश भी अस्वी की तकलीफ को अच्छी तरह समझता था, लेकिन इस समय अस्वी को शांत करना जरूरी था और यह काम समझाने से ही हो सकता था। इसलिए अध्यांश ने पहले तो अस्वी का रोना बंद करवाया और फिर एक छोटे बच्चे की तरह उसे समझाने लगा, जान, जो आपने सहा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन आप क्या चाहती हो? जो आपने सहन किया है उसे याद करके दुखी होना चाहती हो या फिर अपनी अभी की खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचकर मुस्कुराना चाहती हो? जान, मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन जो खुशियाँ आपको अपनाने आई है उन्हें गले लगाओ और मुझे बताओ कि क्या आप इस वक्त अपने जीवन में खुश नहीं हो? क्या अभी आपको कोई तकलीफ है? अध्यांश ने अस्वी को समझाते हुए सवाल किया। जवाब में अस्वी ने खास कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोली, ऐसा नहीं है अध्यांश, आपको पाकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो बस फिर क्यों रोकर अपनी बुरी यादों को ताज़ा करके दुखी हो रही हो जान? जो आपको बचपन में नहीं मिला उससे भी ज़्यादा अब आपको मिला है। मैं हूँ, माँ है, दादी माँ है, त्रिशिका, अधीरा और अंगद के रूप में 3 शैतान हैं, शमशेर के रूप में एक बड़ा भाई है, उदय और आजर्व हमेशा आपको सिर आंखों पर रखते हैं। दैविक और अथर्व हमेशा आपके लिए हर समस्या का हल खोजने को तैयार रहते हैं। और अब तो 1 या 2 नहीं बल्कि 4-4 देवरानी आपका आदेश मानने के लिए खड़ी है। यह सब कम हो तो अब आपको अपने माता पिता भी मिल गए हैं, तो जाओ उनके पास और जाकर उन्हें गले लगा लो। वे भी तो अपनी राजकुमारी को देखने के लिए तड़प रहे हैं। अस्वी के मन से सारी नकारात्मकता दूर करके उसका मन सकारात्मकता से भर जाए, इस इरादे से अध्यांश ने उसे उसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत बताई। साथ ही हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए भी कहा। अध्यांश के समझाने पर अस्वी शांत तो हो गई, लेकिन जिस तरह उसे हकीकत पता चली थी और जो सच्चाई जानने को मिली थी उसे देखते हुए उसे हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह के पास जाने में झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन मैं कैसे जाऊँ अध्यांश? अस्वी की हिचकिचाहट अध्यांश ने भी महसूस की
इसलिए उसने अस्वी को थोड़ी और हिम्मत दी ताकि वह अपने कदम आगे बढ़ा सके। आप क्यों नहीं जा सकती बच्चा? आखिर आप ही तो उनकी राजकुमारी हो। जाओ, जाकर उनके इंतजार को खत्म करो। आपने देखा ना कि आपकी माँ की क्या हालत हो गई थी। लेकिन अध्यांश, मुझे तो पता है कि मैं उनकी खोई हुई बेटी हूँ, लेकिन उन्हें तो पता नहीं ना। तो क्या वे ऐसे ही मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? अस्वी का मन अध्यांश के समझाने पर भी नहीं मान रहा था, तो उसने फिर सवाल किया। अध्यांश अस्वी को कुछ और समझाता कि तभी सभी लोग दरबार में वापस आ गए। इसलिए अध्यांश ने अस्वी को कुछ कहे बिना ही इशारे से शांत रहने को कहा और खुद सबको बैठने के लिए कहकर मिस्टर और मिसेज रैना के पास पहुंचा। अध्यांश के इतने करीब आने पर रैना कपल के तो सांस ही थम गए। अध्यांश उनके इर्द गिर्द घूमते हुए उनसे सवाल पूछने लगा। तो आप दोनों जिन्हें सास ससुर कहा जाता है, जब मिसेस ठाकुर ने आपको एक बेटी दी तो फिर आपने उसे अपनाया क्यों नहीं? अरे, उसी बेटी के मुंह से आपने पहली बार मम्मी और पापा सुना था। उसी के कारण आपको माता पिता होने का एहसास हुआ था। वह बेटी आपके घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई थी। फिर आपने उसे अपनी बेटी की तरह पालने पोसने का क्यों नहीं सोचा? क्यों उस पर मानसिक यातनाएं दी? क्यों उस नन्ही सी बच्ची को एक नौकर की तरह रहने पर मजबूर किया? क्या आपके अंदर जरा भी दया नहीं थी, जो उसकी आंखों में आए आंसू भी देख नहीं पाए? क्या उसे बेरहमी से पीटते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले तो अध्यांश का स्वर सामान्य ही था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ ऊंची होती गई और अंत में उसने गुस्से में गर्जना कर डाली। मिस्टर और मिसेज रैना ने अस्वी पर हाथ उठाया था, उसे बेरहमी से मारा था। इस बात का पता अध्यांश को तभी लग गया था जब वो अस्वी को बेहोशी की हालत में पहली बार अस्पताल ले गया था। तब डॉक्टर ने ही उसे अस्वी के शरीर पर पिटाई के निशानों के बारे में बताया था। तभी से अध्यांश के मन में रैना कपल के लिए गुस्सा और वह अध्यांश की बात सुनकर वहाँ मौजूद राजवंश के सभी सदस्यों सहित अन्य लोगों को भी अस्वी के साथ किए गए व्यवहार का पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। अपनी बेटी को छोटी उम्र में इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, यह जानकर हुकुम शाह के पैरों में मानो ताकत ही नहीं रही, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिरने को हो गए। लेकिन हुकुम शाह के गिरने से पहले ही, जो पहले से ही उनकी ओर देख रही थी, वह अस्वी उनके पास आकर उन्हें थाम लेती है और उसके मुंह से स्वतः ही निकलता है, बाबा साहब। संभल के अस्वी के मुंह से हुकुम शाह के लिए बाबा साहब सुनकर सभी चौंक गए, जबकि अध्यांश मुस्कुरा उठा। आखिरकार जिस क्षण का वह इंतजार कर रहा था, जिसके लिए उसने अस्वी को काफ़ी समझाया था, आखिरकार अस्वी ने वह काम खुद ही कर दिखाया। सबसे बड़ा झटका तो हुकुम शाह को लगा था, क्योंकि उन्हें यह तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी छीनी हुई बेटी और कोई नहीं बल्कि अस्वी ही है। सिर्फ हुकुम शाह को ही नहीं, बल्कि वहाँ किसी को भी इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अस्वी ने हुकुम शाह को संभाल कर उनकी कुर्सी पर बिठाया और फिर आजर्ब से उनके लिए पानी मंगवाया। आजर्ब दौड़कर पानी लेकर आया। अस्वी ने हुकुम शाह को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, बाबा साहब, पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अस्वी तो बस हुकुम शाह की चिंता में बोल रही थी, लेकिन उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने उन्हें बाबा साहब कहकर पुकारा। हुकुम शाह ने अस्वी की बात सुनकर पानी पी लिया। अस्वी ने उनके हाथ से गिलास लेकर आजर्ब को वापस दे दिया और फिर हुकुम शाह को हल्का सा डांटा, बाबा साहब, अगर आप खुद ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मासा का ध्यान कौन रखेगा? आपको पता है ना कि मासा अभी बेहोश होकर गिर गई थी। तो फिर अस्वी बस हुकुम शाह की चिंता में बोले जा रही थी, उसे अपने आसपास का कोई ख्याल नहीं था। अस्वी को हुकुम शाह के लिए इतनी चिंता जताते और उन पर अपना हक दिखाते देखकर अध्यांश मुंह में मुस्कान दबाए हुए मुस्कुराने लगा। सभी लोग अस्वी को आंखें फाड़ कर देख रहे थे, पर किसी का ध्यान अध्यांश पर नहीं गया। अस्वी का बार बार हुकुम शाह को बाबा साहब कहकर पुकारना हुकुम शाह को समझ में नहीं आया, इसलिए अपनी उलझन को दूर करने के लिए उन्होंने अध्यांश की ओर देखा। अध्यांश के चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए और उनके मन की उलझन भी दूर हो गई।
हुकुम शाह ने तुरंत अस्वी को दोनों बाहों में भर लिया और उनके मुंह से स्वतः ही निकल पड़े, मेरी राजकुमारी। साथ ही उनकी आंखें खुशी के आंखों से भर आई। पिता पुत्री के इस प्रेम भरे मिलन को देखकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, जबकि मीनाक्षी ठाकुर, अमन ठाकुर और पाखी की आंखें क्रोध में जलने लगी। अमन तो उस वक्त खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि बेड़ियों में जकड़ा होने के कारण वह अस्वी या अध्यांश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और अगर वह दोनों के खिलाफ कुछ भी कहता तो उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से उसके सारे दांव उल्टे पड़ गए थे। उसने जो भी सोच रखा था अस्वी और अध्यांश को अलग करने के लिए, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ और वह खुद अध्यांश की कैद में फंस गया। अस्वी की सच्चाई कोई झुठला न सके, इसलिए अध्यांश ने उसका और हुकुम शाह का डीएनए रिपोर्ट सबको दिखा दिया, ताकि किसी के मन में अस्वी के लिए कोई संदेह न रह सके। दोनों पिता पुत्री थोड़ी देर एक दूसरे को प्यार से गले लगाए खड़े रहे। फिर अध्यांश ने सिंहासन पर बैठे बैठे बड़े आवाज में कहा, राज दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अध्यांश के आदेशात्मक स्वर को सुनकर हुकुम शाह ने अस्वी को खुद से अलग किया और उसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। शमशेर ने राज दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अमन ठाकुर को अध्यांश के सामने लाकर खड़ा किया। अमन का अपराध तो पहले ही सबको बता दिया गया था, बस उससे उस अपराध को करने का कारण जानना बाकी था। दूसरा, उससे यह भी पूछना था कि उसने अथर्व और अधीरा के रिश्ते को क्यों खराब किया। अध्यांश ने अमन को अपनी ओर देखते हुए तुरंत सपाट लहजे में सवाल किया, अमन ठाकुर, हमारी रानी साहिबा को नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या था तेरा? अध्यांश के सवाल पर पहले तो अमन खड़खड़ाकर हंसने लगा और फिर हंसते हंसते ही बोला, मकसद बहुत बड़ा मकसद था मेरा अध्यांश। अमन ने इतना ही कहा, तभी शमशेर ने पीछे से उसके कंधे पर लात मारी, क्योंकि उसने अध्यांश को नाम से पुकारने की गुस्ताखी की थी। शमशेर द्वारा लात मारे जाने के कारण वह अध्यांश के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। शमशेर के इस तरीके से मारने पर भी अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह बेशर्मी से बोला, जैसे मैं अपनी महबूबा से दूर हो गया, वैसे ही मैं तुझे भी तेरी महबूबा से दूर करना चाहता था। और इसी बीच मुझे एक दिन पता चला कि जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके साथ तो मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैंने तुझे तेरी ही अस्वी के बारे में उल्टा और गलत बताया, ताकि वह अपने दोस्त के लिए तुझे। अमन ने अध्यांश के सामने अस्वी के साथ जो कुछ किया था उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले ही अस्वी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए और अध्यांश पर किसी को भी कीचड़ उछालने का मौका न मिले। थप्पड़ मारने के बाद अमन कुछ नहीं बोला, इसलिए अस्वी ने तुरंत अध्यांश को आदेश दिया, राजा साहब, अमन ठाकुर मेरा अपराधी है, उसने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए उसे सज़ा सुनाने का अधिकार भी मेरा है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अमन ठाकुर अब से कभी किसी के सामने कुछ भी बोलने के योग्य न रहे। मतलब यह कि अब से अमन ठाकुर के मुंह से एक भी शब्द न निकले। और यह जोधपुर की रानी साहिबा अस्वी अध्यांश सिंह राजवंश का आदेश है। किसी भी सवाल के बिना अध्यांश ने अस्वी के इस आदेश का पालन कर लिया, लेकिन इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए उसने अस्वी से कहा, आपके हुक्म का पालन होगा रानी साहिबा, लेकिन अभी उससे यह जानना जरूरी है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी किया, मुझे हथियार बनाकर, वह क्यों किया था। अध्यांश ने अस्वी की बात नहीं मानी, इसलिए अस्वी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर अमन को बोलने का एक भी मौका दिया गया तो वह सबको उनके और अध्यांश के विवाह की सच्चाई बता देगा, जो अस्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी। अंगद, अथर्व और दैविक, जिन्हें अध्यांश और अस्वी के विवाह की सच्चाई पता थी, वे तीनों अस्वी की मनोदशा को समझ सकते थे, और इसलिए अस्वी की परेशानी को दूर करने के लिए अथर्व खड़ा हुआ, अध्यांश के सामने आया। वह भले ही अध्यांश का दोस्त था, लेकिन राज दरबार में सभी के लिए अध्यांश राजा थे और उनकी गरिमा का मान रखना सबकी जिम्मेदारी थी। अथर्व ने अध्यांश के सामने आकर पहले तो उनके मान में सिर झुकाया और फिर अध्यांश के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपनी बात प्रस्तुत की। राजा साहब, मेरा आपसे आग्रह है कि रानी साहिबा द्वारा सुनाई गई सजा को तात्कालिक प्रभाव से मानकर अपराधी को सबकी नज़रों से दूर कर दिया जाए। बाकी रही अपराधी के द्वारा किए गए अपराध के पीछे के मकसद को जानने की बात, तो वह मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि अपराधी ने अपराध क्यों किया था। अथर्व के आग्रह का मान रखते हुए अध्यांश ने अश्वी द्वारा सुनाई गई सजा को पूरा करने का आदेश दिया। उदय, अमन ठाकुर को राज दरबार से ले जाकर नज़रबंद कर दो और आपकी रानी साहिबा द्वारा जो सजा सुनाई गई है उसका पालन हो, इसका ध्यान रखना। अध्यांश के आदेश को मानते हुए उदय तुरंत अमन को खींचकर राज दरबार से ले गया। अमन को ले जाने के बाद अथर्व ने राज दरबार में अपनी बात बताई। अमन ठाकुर मेरी छोटी बहन मिसिका मल्होत्रा से प्यार करता था, लेकिन मिसी राजा साहब को प्यार करती थी। अमन ने मिसी को बहुत समझाया, लेकिन मिसी ने उसकी बात को ध्यान में नहीं लिया। अमन के समझाने पर भी जब मिसी ने राजा साहब से प्यार करना नहीं छोड़ा, तो अमन ठाकुर ने मिसी के साथ दोस्ती बनाए रखने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह कभी न कभी मिसी को अपने प्यार का एहसास करा सकेगा। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी अमन ठाकुर मिसी को नहीं मना सका। जब मिसी ने उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर दिया, तो गुस्से में आकर उसने मिसिका मल्होत्रा को मौत के घाट उतार दिया और उसके मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया। साथ ही मिसिका के फ़ोन से मेरे फ़ोन पर संदेश भी भेज दिया कि वह राजा साहब के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही है। जब अमन ठाकुर का गुस्सा शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। अपनी गलती समझने के बाद भी पछतावे के बजाय अमन ठाकुर ने राजा साहब से बदला लेने की भावना रखी और बदला लेने के चक्कर में ही अमन ठाकुर ने राजा साहब को हथियार बनाकर रानी साहिबा की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, ताकि रानी साहिबा राजा साहब से नफरत करे। और जिस तरह अमन ठाकुर को उसका प्यार नसीब नहीं हुआ, वैसे ही राजा साहब को भी उनका प्यार नसीब न हो। अथर्व ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की और फिर अपनी जगह जाकर बैठ गया। मीनाक्षी ठाकुर, मिस्टर और मिसेज रैना तथा अमन के अपराध के पीछे का कारण जानने के बाद अध्यांश ने राज दरबार को भंग कर दिया, क्योंकि पाखी के अपराध करने के पीछे का मकसद पहले से ही सबको पता था, इसलिए उसकी सफाई सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज दरबार भंग होने के थोड़े समय बाद हुकुम रानी शाह भी होश में आ गई। होश में आने के बाद जब हुकुम शाह ने उन्हें बताया कि अश्वी ही उनकी असली बेटी है, सुबह से उनके हृदय में जो दुख और उदासी घर कर गई थी, वह मिट गई और उसकी जगह खुशियों ने ले ली। हुकुम रानी शाह ने पूरा दिन अश्वी को अपने पास बिठाए रखा और अपनी छाती को गर्व से फुलाए रखा। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सारी तैयारियां महल के प्रांगण में की गई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यांश अश्वी के साथ अपने विवाह की घोषणा करने वाले थे। दुनिया को मिसेज अश्वी अध्यांश सिंह राजवंश से परिचित कराने वाले थे। अध्यांश सिंह राजवंश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, इसलिए देश विदेश के सभी न्यूज चैनलों से रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए आए थे। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। निर्धारित समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अध्यांश ने पहले तो बताया कि उन्होंने विवाह कर लिया है। इसके बाद उन्होंने मिसेज अध्यांश सिंह राजवंश का सबके साथ परिचय कराया। अश्वी ने रिपोर्टरों के पूछने पर अपने विवाह की वह हकीकत बताई जो उसने राजवंश परिवार को बताई थी। इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी घोषणा की गई कि मिसेज अध्यांश सिंह राजवंश हुकुम शाह की बेटी है, और अब तक जिन्हें सब हुकुम शाह की बेटी समझते थे, वह तो हुकुम रानी शाह की बड़ी बहन की बेटी थी। इसके अलावा अश्वी को लाइफ केयर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एमडी के रूप में भी दुनिया से परिचित कराया गया। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। दूसरे दिन सुबह महल के पीछे के ग्राउंड में जनता दरबार भरा हुआ था, जिसमें जोधपुर और उदयपुर दोनों राज्यों की जनता आई थी। पांचों अपराधियों को जनता के सामने उपस्थित किया गया। उनके अपराध जनता को बताए गए और पांचों अपराधियों को जनता के बीच खुला छोड़ दिया गया। जनता दरबार के नियम के अनुसार पांचों अपराधियों पर जनता ने पत्थर फेंके। यह जनता दरबार का नियम था कि किसी भी अपराधी को जनता दरबार में पेश करने पर जनता उन पर पत्थर फेंककर उन्हें सजा देती थी। ऐसी खतरनाक सजा के कारण ही लोग जनता दरबार की कार्रवाई से डरते थे। जनता द्वारा सजा देने के बाद भी अगर अपराधी बच जाए तो उन्हें राजा सजा देता है। लेकिन शायद ही ऐसा हुआ हो कि जनता दरबार में अपराधी जिंदा रहा हो। पत्थरों से मारने के बाद भी अपराधी की लाश को उसी ग्राउंड के बीच लटकाकर छोड़ दिया जाता, जिसका पशु पक्षी भक्षण करते। जनता दरबार खत्म करके
सभी महल वापस लौट गए। हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह उसी दिन उदयपुर लौट गए। अध्यास ने थोड़े समय के लिए हुकुम शाह की शर्त पूरी करने के लिए उनके पास से समय मांग लिया। जिस काम के लिए जोधपुर आए थे वह काम पूरा होते ही राजवंश परिवार और अध्यास के मित्र भी बेंगलुरु वापस लौट गए। सभी दुश्मनों को अध्यास ने ठिकाने लगा दिया था। अब कोई समस्या नहीं रह गई थी। सभी अपने अपने जीवन में खुश थे। अथर्व, अधीरा, अंगद निवासी, शमशेर बंसुरी और उदय इनिका की सगाई 1 साल बाद तय की गई। सगाई के एक ही महीने में विवाह। इसी तरह हंसी खुशी के दिन गुजरने लगे। दैविक आंशी के विवाह को 2 महीने हो चुके थे, इसलिए पगफेरा के रिवाज को पूरा करने के लिए न्याल आंशी को ससुराल से ले जाने आया था। दैविक के परिवार में तो अधीरा के अलावा कोई नहीं था, इसलिए राजवंश परिवार भी उस दिन दैविक के घर आया था। न्याल आज का दिन बेंगलुरु में रहने वाला था। कल वह शिमला वापस जाने वाला था। सभी मजाक मस्ती के मूड में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अस्वी की तबीयत खराब रहती थी। उसे थकान महसूस होती थी, नींद ज़्यादा आती थी। अस्वी में हो रहे बदलावों को अध्यांश ने भी नोटिस किया था और इसलिए अध्यांश बार बार अस्वी से अस्पताल जाकर चेकअप कराने के लिए समझाते थे, लेकिन अस्वी मानती ही नहीं थी। उसका स्वभाव भी पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था। सबका लंच दैविक के घर ही तय किया गया था और सभी लड़कियों ने मिलकर लंच बनाया था। अध्यांश को आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए वह राजवंश एम्पायर गया था। लंच का समय हो जाने के बावजूद भी अध्यांश अब तक ऑफिस से नहीं आया था। दोपहर का खाना बन चुका था, बस अध्यांश का ही इंतजार हो रहा था। आखिरकार 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद अध्यांश आए और बैठ गए। तभी अस्वी उसके लिए पानी लेने रसोई में गई। वह पानी लेकर हॉल में आ ही रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके साथ ही उसके हाथ से गिलास भी छिटक कर जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान अस्वी की ओर चला गया। अध्यांश अस्वी को उठाकर बेडरूम में लाया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। बिस्तर पर लिटाने के बाद अस्वी के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अस्वी ने आंखें नहीं खोली। अस्वी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे अध्यांश तनाव में आ गया। लेकिन न्याल वहाँ मौजूद था, इसलिए डॉक्टर होने के नाते उसने पहले अध्यांश को शांत किया और फिर कमरे में थोड़ी हवा का आवागमन होने के लिए कहा, जिससे न्याल ने अध्यांश को अस्वी के कमरे में रहने दिया और बाकी सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। बाहर जाने के बाद न्याल ने अस्वी की जांच की। उसके पास स्टेथोस्कोप नहीं था, इसलिए उसने उसके हाथ की नस पकड़कर उसकी जांच की। न्याल को अस्वी की जांच करने में जितना समय लग रहा था, अध्यांश के दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज चल रही थी। अस्वी का हाथ अपने हाथ में लेते ही न्याल को एक डॉक्टर के नाते अंदाज़ा हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था, इसलिए उसे बिना कहे अध्यांश को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहना पड़ा। न्याल का डॉक्टर को बुलाने के लिए कहना अध्यांश को गुस्सा दिला गया, लेकिन इस समय उसे अस्वी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अजर्व को फ़ोन किया और लाइफ केयर अस्पताल से एक महिला डॉक्टर को दैविक के घर जल्दी पहुंचाने का आदेश दिया। फिर वह अस्वी के सिर के पास जाकर बैठ गया। अध्यांश ने एक हाथ से अस्वी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। डॉक्टर को आते 15 मिनट हो गए। ये 15 मिनट अध्यांश को 15 साल जैसे लगे। हर गुजरती मिनट ने अध्यांश की चिंता को बढ़ाया। कमरे के बाहर भी सभी का दिल बेताब था। अजर्व डॉक्टर को लेकर आया तो डॉक्टर ने अस्वी के पास जाकर उसकी जांच की। डॉक्टर ने आकर अस्वी की जांच की, उसका ब्लड प्रेशर मापा, उसकी हार्ट बीट भी मापी और लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर ने हंसते हुए अध्यांश को बताया, सर, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो खुशखबरी है। मैं प्रेग्नेंट है, 1 महीने की प्रेगनेंसी है। मुझे तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर भी कल आप हमारी अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक बार मैम का चेकअप करवा लें। डॉक्टर आपको सब कुछ अच्छी तरह समझा देगी कि मैम का कैसे ध्यान रखना है, उसे क्या सावधानी बरतनी है। ये सब डॉक्टर ने अपनी तरफ से अध्यांश को ज़रूरी निर्देश दिए, लेकिन अध्यांश का मन तो बस एक ही वाक्य पर आकर टिक गया था, मैम इज़ प्रेग्नेंट।
बस यही वाक्य सुनकर अध्यांश अपनी जगह पर बर्फ की तरह ठिठक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खुशखबरी पर कैसे प्रतिक्रिया करे। डॉक्टर ने अपना काम करके कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में बैठे सभी लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर या अध्यांश कमरे से बाहर आए और उन्हें पता चले कि अस्वी को क्या हुआ है। जैसे ही सबकी नज़र कमरे से बाहर आए डॉक्टर पर पड़ी, तुरंत ही सभी ने उसे घेर लिया और एक साथ डॉक्टर से अस्वी के बारे में पूछने लगे। एक साथ सबके पूछने पर डॉक्टर पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत करके सभी लोगों को भी शांत किया और फिर बताया, मिसेज राजवंश प्रेग्नेंट है। बस डॉक्टर का इतना कहना था और पूरा परिवार खुशी में पागल होकर नाचने लगा। श्रेष्ठा जी और निहारिका जी ने तो गायत्री देवी को गले लगा लिया। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। जब सभी को अस्वी का ख्याल आया तो वे तुरंत कमरे में दौड़ पड़े। कमरे में अध्यांश अभी भी उसी स्थिति में खड़ा था। अचानक सभी कमरे में आ गए, जिससे सभी के शोर से अध्यांश होश में आया और उसने अस्वी को देखा, जो अभी भी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर सोई हुई थी। अध्यांश का परिवार अस्वी को घेर कर बैठ गया और उसे अस्वी के पास जाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। ऐसा होने से पहले ही अध्यांश अस्वी के पास जाकर बैठ गया। पहले तो अध्यांश ने अस्वी का माथा चूमा और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे होश में आने का इंतजार करने लगा। परिवार के सभी सदस्य कोलाहल करते हुए कमरे में आए तो अध्यांश ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। अध्यांश की बात को नज़रअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए सभी वहाँ कमरे में चुपचाप बैठे रहे। थोड़ा समय बीतने पर अस्वी को होश आया और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। होश में आते ही अस्वी ने देखा कि सभी उसके चारों ओर बैठे हुए हैं, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सवाल भरी नज़रों से अध्यांश की तरफ देखा। अध्यांश उसकी नज़रों में सवाल पढ़कर मुस्कुराया, फिर परिवार के बाकी सभी सदस्यों की तरफ देखा और फिर अस्वी को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन उसने उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। अध्यांश ने पहले ही सबको ये खुशखबरी अस्वी को नहीं बताने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह ये खुशखबरी अस्वी को कुछ खास तैयारियों के साथ देना चाहता था। अध्यांश अस्वी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकला और घर जाने के लिए निकल पड़ा। अस्वी को अध्यांश का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसने अध्यांश से पूछा कि क्या हुआ है और सब लोग उसे क्यों घेर कर बैठे थे, लेकिन अध्यांश ने कहा, आप चक्कर खाकर गिर गई थी, इसलिए आपकी चिंता में सभी चारों ओर बैठे थे। कहकर बात को टाल दिया। अध्यांश ने सबको ये भी बता दिया था कि वह क्या करने जा रहा है, साथ ही सभी को जो करना है वो भी समझा दिया। इसलिए अध्यांश ने अस्वी को लेकर राजवंश बंगले की ओर निकलने का मन बनाया, जिसके तुरंत बाद सभी लोग भी राजवंश बंगले की ओर निकल पड़े। अध्यांश धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था ताकि उसे राजवंश बंगले पहुंचने में अधिक समय लगे और घर में सभी को तैयारियों के लिए समय मिल सके। दैविक के घर से राजवंश बंगले पहुंचते पहुंचते लगभग 20-25 मिनट लगते, लेकिन अध्यांश ने 1 घंटे लगा दिए। तब तक राजवंश बंगले में भी अस्वी के स्वागत के लिए तैयारियां हो गई थी। जैसे ही अध्यांश की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, सभी छिप गए। अध्यांश गाड़ी से बाहर निकलकर अस्वी की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर पीछे मुड़कर अस्वी को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर आया। मुख्य दरवाज़ा बंद था, इसलिए अध्यांश ने अपने पाँव से ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उन दोनों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई। ऐसा स्वागत अस्वी के लिए वाकई में आश्चर्यजनक था। अस्वी ने जो हो रहा था उसके बारे में जानने के लिए अध्यांश की तरफ देखा तो उसने कंधे ऊंचे किए। घर के अंदर आते ही अस्वी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अस्वी ने इस बारे में अध्यांश से पूछा, लेकिन अध्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे आंखों के इशारा करके डाइनिंग टेबल की तरफ देखने को कहा। अस्वी ने डाइनिंग टेबल की तरफ नज़र घुमाई, तभी उसके कानों में सभी का एक साथ आवाज़ पड़ी, वेलकम होम वुड बी मम्मी। और उसके साथ ही सभी ने हाथ में पकड़ी हुई छोटे छोटे बच्चों की अलग अलग तस्वीरें ऊंची की, जिन्हें देखकर अस्वी को सब कुछ अपने आप समझ में आ गया। लेकिन फिर भी जो उसने समझा है वह सच है, इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने अध्यांश की तरफ देखा तो अध्यांश ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जान, यह सच है। हमारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। हम मम्मी डैडी बनने वाले हैं। हमारे प्यार की निशानी जो अभी आपके गर्भ में है
वो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है। अध्ययन से सच्चाई सुनने के बाद अस्वी को पहले तो बहुत शर्म आई, इसलिए उसने अपना चेहरा अध्ययन की छाती में छुपा लिया। लेकिन वह ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी तीनों सासू उसे आकर अध्ययन से अस्वी को नीचे उतारने को कहने लगी। अध्ययन ने अस्वी को नीचे उतारा तो तीनों सासुओं ने अस्वी की उस आने वाले बच्चे की नज़र उतारी। इसके बाद त्रिशिका और अधीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच ले आई। वहाँ एक केक रखा था जो 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तरफ नीला रंग था और उसमें एक बेबी बॉय ड्रॉ किया हुआ था, तो दूसरी तरफ गुलाबी रंग था और उसमें बेबी गर्ल ड्रॉ की हुई थी और नीचे की साइड पर लिखा था लिटिल राजवंश। अधीरा और त्रिशिका ने अध्ययन से अस्वी को केक काटने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर केक काटा और बारी बारी से सबको खिलाया। अस्वी ऐसी हालत में ज़्यादा थक न जाए, इसलिए गायत्री देवी ने अध्ययन को कहा कि वह अस्वी को कमरे में ले जाए ताकि वह आराम कर सके। अस्वी की प्रेगनेंसी की खबर भी सभी को बता दी गई। खुद नाना बनने की खुशी में हुकुम शाह ने पूरे उदयपुर में मिठाई बांट दी। उस दिन पूरे उदयपुर में उत्सव का माहौल था। जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। जोधपुर की जनता अपने भविष्य के राजकुमार या राजकुमारी के आगमन की खबर सुनकर खुशी से झूम उठी। दूसरे दिन सुबह ही अध्ययन ने अस्वी को चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गया। अस्वी की प्रेगनेंसी का 1 महीना पूरा हो गया था, इसलिए डॉक्टर उसका चेकअप करके कैबिन में आए जहां अध्ययन बैठा था। डॉक्टर के आने के थोड़ी देर बाद अस्वी भी कैबिन में आई और अध्ययन के बगल में बैठ गई। अस्वी के बैठने के बाद डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखे और फिर अध्ययन से अस्वी को बताते हुए बोले। अस्वी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने अध्ययन और अस्वी को बताया, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर और मिसेस राजवंश फॉर अ ट्विंस बेबी। मैंने मैडम का चेकअप कर लिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैडम और दोनों बच्चे हेल्दी है। लेकिन फिर भी सर, आपको मैडम का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैडम को मूड स्विंग्स होंगे। आधी रात में कुछ स्पेशल खाने के लिए क्रेविंग होगी, मॉर्निंग सिकनेस, बिना समय के नींद आना, ये सभी बदलाव मैडम की लाइफ में होंगे। कई बार मैडम को बिना कारण के गुस्से भी आ सकता है। ऐसे समय में आपको मैडम का ध्यान एक छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। डॉक्टर की सारी बातें एकदम ध्यान से सुनने के बाद अध्यास बोला, डोंट वरी डॉक्टर। अस्वी के लिए डॉक्टर ने ज़रूरी निर्देश दिए और उसकी दवाइयाँ लिखी, साथ ही कुछ हल्की एक्सरसाइज करवाने का भी सुझाव दिया। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर अध्यास अस्वी को घर लाने निकल गए। अस्वी की गर्भ अवस्था को ध्यान में रखते हुए अध्यास ने राजवंश बंगले में ही शिफ्ट होने का निश्चय किया, इसलिए उसने आजर्ब से कहकर उसका और अस्वी का ज़रूरी सामान अस्वी के मेंशन से मंगवा लिया। साथ ही उसने पहले से ही अस्वी के दोनों बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनाने का आदेश दिया। अस्वी के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, यह जानकर अध्यास और अस्वी दोनों की खुशियाँ दोगुनी हो गई। दोनों ने घर आकर परिवार में भी सभी को यह न्यूज़ बता दी। हुकुम शाह और हुकुमरानी शाह भी अपनी बेटी की गर्भ अवस्था के समाचार सुनकर बेंगलोर दौड़ पड़े। उस दिन से अस्वी का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। रोज सुबह अध्यास डॉक्टर के कहे अनुसार अस्वी को हल्की एक्सरसाइज करवाता। इसके बाद गायत्री देवी उसे मजबूरी से ड्राई फ्रूट वाला दूध पीने के लिए देती। श्रेष्ठा जी और निहारिका जी रोज उसके पैरों में तेल की मालिश करते। अंगद और त्रिशिका रोज शाम को उसके साथ वॉक करते। अध्यास ने तो अपनी पूरी ऑफिस घर में ही बना ली थी। सब काम वह घर बैठकर ही करता था। साथ ही उसने आजर्ब को भी आदेश दे दिए थे कि 9 महीने तक वह बेंगलोर से बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसलिए आउट ऑफ टाउन कोई भी मीटिंग न बिठाए। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि कई बार अस्वी के मूड स्विंग्स होंगे। आधी रात में वह आइसक्रीम के लिए अध्यास को दोहराने लगती। कभी कभी अथर्व और दैविक भी आंशी और निवांशी को लेकर अस्वी से मिलने आते। न्याल भी एक बार अपने मम्मी पापा को साथ लेकर अस्वी से मिल गया। जनता दरबार के बाद अबीर ने कॉलेज ट्रांसफ़र ले लिया था और बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। उसके पेरेंट्स के लिए गुस्सा तो उसके मन में 5 साल से था और इसलिए अस्वी को घर से निकालने के बाद अबीर भी घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगा था। स्कॉलरशिप हासिल करके ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी।
अपने पापा से उसे कभी 1 रुपये की भी मदद नहीं मिली। अपने दूसरे खर्चे को पूरा करने के लिए अबीर ने छोटी उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा था। उसके मम्मी पापा ने अस्वी के साथ जो कुछ भी किया, यह सुनकर अबीर मिस्टर और मिसेज रैना से नफरत करने लगा था, जिससे उनकी मौत पर भी अबीर की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। जब अबीर को अस्वी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब वह भी कई सारे गिफ्ट लेकर अस्वी से मिलने आया था। इस दौरान 3 महीने बीत गए। अब तो अस्वी का पेट भी दिखने लगा था। इसी तरह एक रात अस्वी को नींद नहीं आ रही थी, तो अध्यांश उसे लेकर गार्डन में बैठा था। गर्मी शुरू हो गई थी, फिर भी रात में वातावरण में ठंडी हवा चल रही थी। अस्वी अध्यांश की गोद में बैठी थी और अध्यांश उसे लेकर झूले पर बैठा था। उसके दोनों हाथ अस्वी के कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। अचानक अस्वी ने जो सोचा वह अध्यांश से पूछा, अध्यांश आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? अस्वी के पूछने पर अध्यांश ने सोचते हुए जवाब दिया, जान, आमतौर पर मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे आपकी जैसी ही 2 प्यारी और स्वीट जैसी बेटियाँ दे, लेकिन अगर बेटा आता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बस वे दोनों बहादुरी में मेरे जैसे हो, लेकिन उनका स्वभाव और दिखावट बिल्कुल आपकी जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों बच्चों का दिखावट आपके जैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने हमारे कमरे में बेड के ठीक सामने आपका फ़ोटो लगवाया है, ताकि मैं हमेशा आपको देखूं और मेरे दोनों बच्चे भी आपके जैसे दिखे, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान महिला जिस चेहरे को ज़्यादा देखती है, उसका बच्चा भी उसी जैसा ही अवतरित होता है। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी ने इसका विपरीत जवाब दिया। अस्वी की बात सुनकर अध्यांश ने भी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं उस फोटो को बदलकर अपने फ़ोटो की जगह आपका फ़ोटो लगवा दूंगा, ताकि हमारे दोनों बच्चे आपके जैसे दिखे। अध्यांश को अपनी बात पर अडिग रहते देखकर अस्वी ने बात को और न खींचते हुए बीच का रास्ता अपनाया। ओके फाइन, मुझे आपके साथ झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो मेरे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि उनके मम्मी डैडी कितना झगड़ते हैं। न आपकी तस्वीर होगी न मेरी तस्वीर उस जगह होगी, लेकिन हमारे दोनों की तस्वीर उस जगह लगाई जाएगी, ताकि एक बच्चा मेरे जैसा दिखे और एक बच्चा आपके जैसा दिखे। बेशक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे आपके जैसे बने। देखा, आपने कितनी आसानी से एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिससे दोनों की बात सहेज ली गई। अस्वी को अपनी तरफ मोड़कर उसके होठ पर किस करते हुए अध्यांश बोला। उसके बाद अध्यांश ने जमीन पर घुटने के बल बैठकर अस्वी के पेट को भी चूमा। इस तरह अस्वी के पेट को चूमना अध्यांश की दिनचर्या बन गई थी। जब जब वह अस्वी के माथे, गाल या होठों पर किस करता, तब तब वह उसके पेट पर भी किस कर लेता। और अगर अस्वी कारण पूछे तो वह कहता कि वह उसके बच्चे को किस कर रहा है, ताकि उनके बच्चे को भी पता चले कि उनके डैडी उन्हें कितना प्यार करते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजवंश परिवार और विशेष रूप से अध्यांश अस्वी का अधिक ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अस्वी 9वें महीने में आ गई। अस्वी चाहती थी कि उसके दोनों बच्चों का जन्म जोधपुर में ही हो, इसलिए राजवंश परिवार जोधपुर आ गया। साथ ही अधीरा, अथर्व और दैविक आंशी भी, क्योंकि आंशी भी प्रेग्नेंट थी, उसे भी 2 महीने हो गए थे और श्रेष्ठा जी ही उसका ध्यान रख रही थी। अब बस उस दिन का इंतजार था जब अस्वी की डिलीवरी होगी और राजवंश परिवार में 2 नए मेहमानों का आगमन होगा। हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह भी अपनी बेटी के साथ रहने के लिए जोधपुर शिफ्ट हो गए थे। महल में फिर से खुशियों का माहौल छा गया था। दिवाली करीब थी। डॉक्टर ने अस्वी को डिलीवरी डेट दिवाली के दिन की बताई थी। इस साल कई वर्षों बाद राजवंश परिवार महल में दिवाली मनाने वाला था, इसलिए पूरे महल को भव्य तरीके से सजाया गया था। यह धनतेरस का दिन था। सुबह से ही राजवंश परिवार की परंपरा के अनुसार लक्ष्मी पूजन के बाद त्रिशिका और अस्वी के साथ इस साल निवांशी, बंसूरी, इनिका के साथ साथ आंशी और अधीरा का भी पूजन किया गया। गृह लक्ष्मी पूजन पूरा करके सभी हॉल में बैठे थे और अस्वी को पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा, लेकिन अभी डिलीवरी में 2 दिन बाकी है। ऐसा सोचकर अस्वी ने दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और किसी को भी कहे बिना सभी के साथ बातें करती रही। थोड़ी ही मिनटों में
उसका दर्द बढ़ गया और उसे सहन नहीं हो रहा था, तो उसने अध्यांश का नाम लेकर पुकारा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। अस्वी की हालत देखकर श्रेष्ठा जी और गायत्री देवी को समझ में आ गया कि अस्वी को लेबर पेन हो रहा है। इसलिए गायत्री देवी ने अध्यांश से कहा कि अस्वी को जल्दी से अस्पताल ले चले। गायत्री देवी की बात सुनते ही अंगद ने तुरंत गाड़ी निकाल ली। अध्यांश ने अस्वी को उठाया और इसी तरह गाड़ी में बैठ गए। अध्यांश के बैठते ही अंगद ने गाड़ी दौड़ाई। बाकी सभी उनके पीछे पीछे अस्पताल जाने निकल पड़े। शमशेर ने अस्पताल में फ़ोन करके सारी तैयारियां करवा ली थी। जब अध्यांश और अंगद अस्वी को लेकर अस्पताल पहुंचे तब पहले से ही सब कुछ तैयार था। डॉक्टर ने अस्वी को डायरेक्ट ओटी में शिफ्ट कर दिया। अध्यांश और अंगद दोनों ओटी के बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर में परिवार के बाकी सदस्य भी अस्पताल आ गए। ओटी के अंदर डॉक्टर अस्वी की डिलीवरी कर रहे थे, जबकि बाहर सबका जी उचाट हो रहा था। सभी केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि अस्वी और उसके दोनों बच्चे ठीक हो। ओटी के अंदर अस्वी दर्द से चिल्ला रही थी। अस्वी की चीखें बाहर भी सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर अध्यांश की हालत खराब हो गई। उसे बस अस्वी की चिंता होने लगी। अस्वी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, इसलिए उसकी डिलीवरी में डॉक्टर को समय लग रहा था। ऊपर से नॉर्मल डिलीवरी थी, इसलिए और ज़्यादा समय लगा। ठीक 1 घंटे बाद ओटी से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद एक नर्स ओटी से बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। नर्स ने वह बच्चा अध्यांश के हाथ में दिया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, मैम ने बेटे को जन्म दिया है। अध्यांश ने ध्यान से अपने बेटे को देखा। उसका चेहरा अस्वी जैसा था, लेकिन आंखें अध्यांश जैसी थी, एकदम ग्रे कलर की। अध्यांश अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसके बेटे ने भी मुस्कान दी। अध्यांश ने अपने बेटे को उसकी दादी के हाथ में सौंप दिया। गायत्री देवी ने रुपए से अपने परिवार की नई पीढ़ी के पहले बच्चे की नज़र उतारी और वह रुपए अस्पताल में दान में दे दिए। गायत्री देवी के बाद बारी बारी से सभी ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया। कुछ समय बाद वही नर्स दूसरे बच्चे के साथ ओटी से बाहर निकली। बाहर आकर नर्स ने वह बच्चा भी अध्यांश के हाथ में सौंपा और कहा, मैम ने इस बार बेटी को जन्म दिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन सर। अध्यांश ने अपनी बेटी को पहले तो छाती से सटाकर प्यार से चूम लिया, फिर उसे गौर से देखा। अध्यांश की बेटी एकदम उसकी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अस्वी की जैसी नीली थी। अध्यांश की बेटी ने जब अध्यांश की आंखों से नज़र मिलाई तो उसने मुस्कुराया। अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखकर अध्यांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अपनी बेटी को दिल भर देखने के बाद अध्यांश ने उसे भी गायत्री देवी के हाथ में सौंप दिया। गायत्री देवी ने अपनी लक्ष्मी की भी रुपये से नज़र उतारी और वह रुपये दान में दे दिए। अपने दोनों बच्चों को गायत्री देवी और श्रेष्ठा जी के हाथ में सौंपकर अध्यांश अस्वी से मिलने उसके वार्ड में गया, जहां उसे डिलीवरी के बाद शिफ्ट किया गया था। उस समय अस्वी को होश नहीं था। प्रसव के दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी माँ बनने का नूर उसके चेहरे को एक अलग ही चमक दे रहा था। अध्यांश ने अस्वी के पास जाकर पहले उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर भले ही वह बेहोश थी, उसने कहा, थैंक यू जान, मुझे दुनिया का सबसे सुंदर और अमूल्य गिफ्ट देने के लिए। अध्यांश वहीं अस्वी के पास बैठ गया। थोड़ी मिनटों बाद नर्स दोनों बच्चों को वार्ड में रखे पालने में रख गई। आधा पौना घंटा बीतने के बाद अस्वी को होश आया और उसने आंखें खोली। अस्वी को होश में आते देख अध्यांश ने संभालकर उसे बैठाया और उसे हेड रेस्ट का सहारा देकर बिठा दिया। अध्यांश हमारे बच्चे, अस्वी ने अध्यांश से पूछा। जवाब में अध्यांश ने एक एक करके दोनों बच्चों को पालने से उठाकर अस्वी की गोद में दे दिए। जान, हमारी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। हमारा राजकुमार आपके जैसा है तो उसकी आंखें मेरी जैसी है, और हमारी राजकुमारी मेरी जैसी है तो उसकी आंखें आपकी जैसी है। दोनों बच्चों को प्यार से देखते हुए अध्यांश ने अस्वी को बताया और फिर अस्वी के माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों को भी माथे पर चूम लिया। अस्वी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए वह 2 दिन रहकर दिवाली के दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। एक तो दिवाली का दिन था, ऊपर से
राजवंश परिवार में नई पीढ़ी का आगमन हो रहा था। इस तरह महल में और महल के बाहर भी डबल खुशियों का उत्सव मनाया गया। जैसे अश्वी के जन्म पर उदयपुर को सजाया गया था, वैसे ही आज जोधपुर को भी सजाया गया। पूरे जोधपुर में मिठाई बांटी गई। प्रजा अपने राजकुमार और राजकुमारी के आगमन को लेकर बहुत खुश थी। महल में अश्वी और दोनों बच्चों का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों के जन्म के छठे दिन नामकरण संस्कार आयोजित किया गया, जिसमें त्रिशिका ने बेटे का नाम ध्यान सिंह राजवंश और बेटी का नाम अध्यस्वी राजवंश रखा। गायत्री देवी ने त्रिशिका से दोनों नामों के पीछे का कारण पूछा, तो जवाब में उसने बताया, एक दिन मैंने भाभी से कहते सुना। वह भाई से कह रही थी कि वह चाहती है उनके दोनों बच्चों के नाम ऐसे रखे जाए जिनमें भाई के नाम का अंश हो, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई के नाम को 2 भागों में बांट दिया, एक अध्यय और दूसरा ध्यांश। अध्यय मैंने राजकुमारी को दिया और ध्यांश राजकुमार को, और भाभी को बुरा न लगे इसलिए मैंने उनके नाम का भी एक अंश राजकुमारी के नाम में जोड़ दिया और उसका नाम बन गया अध्यस्वी। सबको त्रिशिका की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। दोनों संतानों ने अध्यांश और अश्वी को भी बांट लिया। ध्यांश को हमेशा अश्वी की जरूरत थी, जबकि अध्यस्वी बिना अध्यांश के एक पल भी नहीं रह सकती थी। अध्यस्वी और ध्यांश के जन्म के बाद राजवंश परिवार बहुत खुश था। एक दिन अध्यांश और अश्वी अपने गोद में अध्यस्वी और ध्यांश को लिए बैठे थे। अश्वी ने अध्यांश के कंधे पर सिर टिका रखा था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता की गोद में ही सो गए थे। ऐसे समय में अध्यांश ने अश्वी से सवाल पूछा, जान, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? सच सच जवाब देना। पूछो। अश्वी ने और कुछ नहीं कहकर सहमति दी। जान, मुझे आज भी समझ नहीं आया कि उस दिन परिवार को और मीडिया को हमारी शादी की सही हकीकत क्यों नहीं बताई। क्यों आपने मेरा अपराध छुपाया? क्यों आपने मुझे बचाया? अध्यांश ने सवाल किया। अध्यांश का सवाल सुनकर अश्वी ने अपना सिर उसके कंधे से हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अध्यांश, हर रिश्ते के अपने कुछ राज होते हैं जो उस रिश्ते में जुड़े 2 व्यक्तियों तक ही सीमित रहते हैं। जब तक वह राज उस रिश्ते में जुड़े दोनों व्यक्तियों तक सीमित रहता है, तब तक लोग उस रिश्ते को आदर से देखते हैं। लेकिन अगर वह राज उन दोनों व्यक्तियों के अलावा किसी और को पता चल जाए तो वे लोग उस रिश्ते को मजाक का पात्र बना देते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में कोई बात उस रिश्ते में जुड़े व्यक्तियों के लिए सकारात्मक होती है, लेकिन हो सकता है कि वही बात किसी और व्यक्ति के लिए नकारात्मक रूप से ली जाए, तो वह व्यक्ति आपके रिश्ते को मजाक का पात्र बना देता है। हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ न हो, इसलिए मैंने किसी को भी हमारी शादी की सच्चाई नहीं बताई। और हाँ, मुझे लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और सम्मान की भावना देखना पसंद है, नफरत और तिरस्कार नहीं। अश्वी की बात सुनकर अध्यांश को उसकी समझदारी पर गर्व हुआ। अध्यांश ने दोनों बच्चों को एक एक करके उनके पालने में सुला दिया और फिर वह अश्वी के पास आया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अश्वी ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने में खो गए। इस तरह अश्वी के जन्म के साथ शुरू हुई कहानी उसके संतानों के जन्म पर समाप्त हुई। मैं आप लोगों से बोली थी कि दर्द से मोहब्बत तक का रिश्ता स्टोरी का 2nd सीजन लेकर आऊँगी, तो वो कल से स्टार्ट होने वाली है। जिन लोगों ने 1st सीजन नहीं सुने हैं वो लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा, तो ये 2nd सीजन अच्छे से समझ आएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के साथ अंत तक बने रहने के लिए।